22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगांव की बेसरन वैली को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई और कई घायल हुए। यह हमला न केवल मानवता पर बल्कि भारत की संप्रभुता पर भी एक गंभीर आघात है। हमला अनंतनाग जिले के बेसरन क्षेत्र में हुआ, जहां आतंकियों ने पुलिस की वर्दी में पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस आतंकी हमले में लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। एक विक्टिम मुस्लिम था, सैयद आदिल हुसैन शाह, जो पहलगांव के लोकल थे, जो पर्यटक स्थल पर खच्चर चलाने का काम करता था। इसके अलावा दूसरा एक क्रिश्चियन था और बाकी 24 लोग मारे गए वो हिंदू थे, जो अलग अलग जगह से घूमने के लिए आए हुए थे। 33 वर्षीय नीरज उधवानी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एक निजी फर्म में काम कर रहे थे और शिमला में एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी आयुषी के साथ छुट्टी मनाने भारत आए थे। 21 अप्रैल को समारोह के बाद यह जोड़ा अवकाश यात्रा पर पहलगांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पर्यटन स्थल पर उनके साथ एक ऐसी त्रासदी होने वाली थी। कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी 12 फरवरी 2025 को यशोदा नगर निवासी आसानिया से हुई थी, बीते 15 अप्रैल को शुभम आखिरी बार ससुराल गया था। इसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर का टूर था। चचेरे भाई ने बताया कि शुभम की मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के एक अधिकारी भी मारे गए। इनकी पहचान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के तौर पर हुई, जो कोची में तैनात थे। वह हरियाणा के मूल निवासी थे और उनकी उम्र 26 साल थी। बीते 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी और पहलगांव घूमने के लिए निकल गए। हमले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी आदिल हुसैन, थोकर अली भाई और हासिम मूसा शामिल थे। 2000 से ज्यादा टूरिस्ट वहां थे, लेकिन कोई भी सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद नहीं थे। विनय नरवाल की बहन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगे रोते बिलखते हुए कहा, मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, मगर वहां आर्मी होती तो वह बचाया जा सकता था, लेकिन वहां कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे। अब तक कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जैसे मोटा मोटा नेता आवे, कोई वीआईपी माते पाछળ કેટલી કાઢ। अब सवाल किससे करें? वर्तमान सरकार से, देश के नेताओं से, जिनको वीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन जनता के लिए क्या सुविधा है? जनता तो सुरक्षित नहीं है। ये सवाल अब देश के मीडिया को नेताओं से पूछना चाहिए, लेकिन अब पत्रकारिता नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब सब गोदी मीडिया बन चुके हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ भी आतंकवादियों के रूप में आते हैं। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? हमले के बाद भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमले के बाद सरकार ने माना कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभागों की भूमिका पर सवाल उठे। आतंकियों की घुसपैठ और हमले की योजना को समय रहते न पकड़ पाना एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश को छोड़ने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य के मुख्यमंत्री को निर्देश दे दिए है कि वे अपने अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा तक भारत छोड़ने को कहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान को चेतावनी दी। भारत में पाकिस्तान नागरिकों के वीजा रद्द कर दी गई है और उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करने की आवश्यकता है। खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सूचना साझा करने की प्रणाली विकसित करनी चाहिए। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस हमले के जवाब में भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि का निलंबन। भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई जल संधि को निलंबित कर दिया है। यह संधि दोनों देश के बीच जल वितरण को नियंत्रित करती थी। राजनयिक संबंधों में कटौती। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को घटाया और पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। व्यापार और वीजा प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें सिंधु नदी प्रणाली की नदियों का जल वितरण निर्धारित किया गया था। भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का नियंत्रण था और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का नियंत्रण था। इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति थी, लेकिन अब इस संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव और बढ़ा तो यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह आतंकवाद के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, पहलगाम में हुए इस कायराना हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत का सिंधु जल संधि को निलंबित करना एक साहसिक कदम है,